हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा पार्ट 7 स्टार्ट हो रहा है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 6 तक डाल दिया था, पार्ट 7 स्टार्ट हो रहा है। मैं एक्चुअली ना कुछ टाइम वेकेशन के लिए आउट ऑफ दिल्ली गई थी, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो। सो देन मैंने सोचा कि अब से आज से हम वीडियोस डालना शुरू करते, क्योंकि बच्चों को नीड भी है। अब मुझे जो स्टार्ट कराना है वो आज कराना है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। यस बच्चों, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलिटिकल सिंबल्स उस समय क्यों बनाए गए थे। देखो बच्चों, 18वीं सेंचुरी की बात है। उस समय ज़्यादातर मेन वुमेन पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग ये पार्टी क्यों बना रहे हैं, या फिर आप लोग हमारी पार्टी में ही इन्वॉल्व हो जाओ, तो लोगों को समझ में आए और लोग समझकर उनका जो मन हो उस पार्टी में जाकर एज अ मेंबर बन सकते हैं। तो ये कुछ पार्टीज़ बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो लोग मेन और एक सेकेंड बच्चों, हाँ ऐसे मैन एंड वुमेन जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको समझाने के लिए उस समय कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई थी और विद पिक्चर्स। तो आप पहली पिक्चर देख सकते हो बच्चों, ये वाली। इस पिक्चर का नाम है द ब्रोकन चेन। यस, ये स्लेव्स के लिए, चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स, दासों के लिए, स्लेव्स के लिए, नौकर के लिए। आप लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम पे दास प्रथा स्टार्ट था, मतलब जिसमें काफ़ी लोगों को स्लेव बना के रखा जाता था। तो वो चैन दिखाया गया है कि दासों के लिए, कि हमारे हाथों में ना एक जंजीर बंधी हुई है, हम एक बंधुआ मजदूर है किंग्स के लिए। वो जब चाहेंगे हमें बुलाएंगे, जब चाहेंगे हमें नहीं बुलाएंगे। तो ये सिंबल उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि स्लेव्स अपनी ज़िंदगी को जिए, तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए। ये उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है। इसका मतलब ये होता है कि हमें इस प्रथा से, इस सिस्टम से क्या कर दो बच्चों, फ्री कर दो। क्या कर दो? फ्री कर दो। एग्ज़ाम में आपके पास ये सिंबल्स आते हैं, आपको क्वेश्चन में ये आएगा कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इस सिंबल का नेम क्या है, तो आपको ही बताना है। तो पहला पॉलिटिकल सिंबल ये था। कब की बात है ये? 18वीं सेंचुरी के लिए। सेकेंड पॉलिटिकल सिंबल बच्चों आप ये देखो, हाँ, द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस। ये देखो, आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी कि अगर हम एक लकड़ी को तोड़ते हैं तो ईजिली टूट जाती है, ईजिली ब्रेक हो जाती है, लेकिन वही हम 5-6 लकड़ियों का गठ बनाकर तोड़ते हैं तो हम उसको तोड़ नहीं सकते। वी कांट ब्रेक देम। इसका मतलब ये है कि यूनिटी, अगर हम एकता में रहेंगे, सब लोग यूनिटी बनाकर रखेंगे बच्चों, तो हमें कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। तो वहाँ का भी ये 18वीं सेंचुरी का भी एक सिंबल है, द बंडल ऑफ रोड्स। वन रोड कैन बी इजली ब्रोकन बट नॉट एंटायर बंडल्स। तो मतलब कि स्ट्रेंथ ही आपकी क्या है? यूनिटी है। अगर आप एकता बनाओगे तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मैं बहुत अच्छा रिलेट करवा सकती हूँ आप लोगों को। हमारा इंडियन हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया को इतना टाइम लग गया आज़ाद होने में। ऐसा क्यों? रीज़न, इंडिया में ना यूनिटी नहीं थी बेटा। अगर इंडिया में यूनिटी होती ना तो हमारा देश कब का आज़ाद हो जाता। उस देश को, देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए गांधी जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वो ट्राई कर रहे थे कि अगर सारे लोग यूनिटी में एक साथ आ जाएंगे तो हम ईजिली इन ब्रिटिशर्स को बाहर भगा सकते हैं। तो अगर हमारे देश में यूनिटी पहले आ जाती तो हम कब का हम बच्चों आज़ाद हो जाते। तो यूनिटी बनाने में टाइम लग गया, इसलिए उन्होंने हम पे 200 साल तक राज किया, इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया आज़ाद होने में। तो यूनिटी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। एक बंदे की बात नहीं सुनी जाती है, अगर पूरे लोग उठ के बात करेंगे तभी बात में दम होता है। तो ये उस समय का पॉलिटिकल सिंबल था। थर्ड, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। अच्छा, ये पिक्चर देखो आप बेटा,
इस ट्राइंगल में किसी की लाइट, किसी की आंखें दिखाई दे रही है, इसका मतलब है द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। यस, हम सब की आँखें, हम सब लोगों की जो आँखें वो नॉलेज को ढूंढती है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। यस, तो इस सिंबल का मतलब ये था कि हम सब लोग नॉलेज को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये उस समय का पॉलिटिकल सिंबल था। नेक्स्ट, हाँ, स्क्रिप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। यस, जो लोग किंग के फैमिली से बिलोंग करते थे उन्होंने इस सिंबल का इस्तेमाल किया। रॉयल पावर के लिए सिंबल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्नेक बाइटिंग, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। आप देख सकते हो सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड। ये एक सेकेंड, ये जो स्नेक है वो अपनी ही पूंछ को क्या कर रहा है, वो बाइट कर रहा है। तो ना तो ये सिंबल का ये इंडिकेट करता है कि अ रिंग ना तो इसकी बिगिनिंग है ना ही इसका एंड है, ना ही इसकी बिगिनिंग है और ना ही इसका एंड है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिंबल है, आपको बस नाम याद करने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये रेड पैरागन कैप है। ये कैप उस समय के 18th सेंचुरी के टाइम पे ये कैप स्लेव्स लोग पहनते थे, मतलब उनको अलग ट्रीट किया जाता था कि अगर कोई बंदा ये कैप पहन रहा है तो उसका मतलब है कि वो स्लेव है, वो नौकर है। तो इसीलिए उनको दूसरों से अलग दिखाने के लिए उन्हें वो कैप पहनाया जाता था। तो ये भी आया हुआ एग्ज़ाम में है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ब्लू वाइट रेड, ये कलर है फ्रांस का, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस का ये जो सिंबल है। एंड द लास्ट, द विंग्ड वुमेन। हाँ, ये विंग्ड वुमेन है जो लॉ को पर्सोनिफिकेशन करती है, बताती है कि। नेक्स्ट, द लॉ टैबलेट। यस, ये जो लॉ है, ये लॉ को आप पढ़ो। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर। लॉ सभी के लिए इक्वल है और एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो ये कानून को दर्शाता है बच्चों। ये सारे सिंबल्स से आपको पता होना चाहिए यहाँ तक, ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप लोगों को इनके नेम पूछे जाएंगे, आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो ये 18th सेंचुरी के सिंबल्स से ये किसके लिए इस्तेमाल किए गए, उस समय के मेंस एंड वुमेंस के लिए जो लोग अनपढ़ थे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो आगे करते हैं। थर्ड टॉपिक डालो बेटा कॉपी में। आप लोगों को हो गया ना? ओके। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। यस, फ्रांस ने अब मोनार्की को अबॉलिश कर दिया है और अब वो रिपब्लिक बन चुके हैं, मतलब कि वहाँ पर रिपब्लिक आ चुका है। पढ़ते हैं सिचुएशन में क्या होता है, टॉपिक डाल दीजिए आप लोग बच्चों। द सिचुएशन इन फ्रांस continued to be tense during the following year. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Persia. Ruler of the other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place since the summer of 1789। यस, आप देख सकते हैं बच्चों, लुईस 16 ने जनता की जो बात थी, जनता ने जो डिमांड रखा था कि भैया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करो, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो लुईस 16 मान भी गया था। तो अब लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया है, लेकिन लुईस 16 साथ ही साथ पर्शिया के किंग के साथ नेगोशिएशन, कुछ सीक्रेट बातें भी कर रहा है। आस पड़ोस के जो भी देश के राजा थे वो चिंता थे कि आज जो फ्रांस में हो रहा है वहाँ पे डेमोक्रेसी आ रही है, कहीं हमारे लोग भी ऐसे सड़कों पे खड़े होकर लड़ना शुरू ना कर दे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो सारे किंग्स वरिड थे, दे ऑल आर वरिड, बट क्या करें, करना पड़ेगा क्योंकि जनता से ही राजा है। राजा किसी काम का नहीं अगर जनता ही नहीं है तो लुईस 16 में बात मान ली, कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the
provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. अब आप देखो, जब नेशनल असेंबली को पता लगा कि यार ये किंग जो है वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिला रहा है, तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि काम करते हैं इनके साथ हम वॉर कर देते हैं, क्योंकि जब हमें नहीं पता ना कब पर्शिया और ऑस्ट्रिया हम पर हमला कर दे, तो चाहते थे कि हम ही उन पर हमला कर दें। तो उन्होंने अप्रैल 1789 को वॉर डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे लोग इस वॉर में ज्वाइन हुए थे, ठीक है। अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग, उस समय इस वॉर को नेशनल असेंबली में जितने भी लोग थे वो चाहते थे इस वॉर को जीत जाए। तो उस समय सबसे फेमस सॉन्ग जो आज का फ्रांस का एक नेशनल एंथम बन गया है, उसको मार्सेल्स, ये एक नेशनल एंथम अभी का है फ्रांस का। ये उस समय गाया गया था जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था, किसके रिगार्डिंग, रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब वॉर डिक्लेयर किया था, तो उस समय मार्शल सॉन्ग गाया गया था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैम ये सॉन्ग सुना कर दिखाओ। भाई ये सॉन्ग कैसे सुनाऊँ मैं? आप यूट्यूब पे जाओ, आप इस सॉन्ग को सुनो, अच्छा सॉन्ग है। ये सॉन्ग इसीलिए गाए जाते थे ताकि लोगों के अंदर ना जो लड़ने की भावना है वो पैदा होती रहे, डाउन ना हो। पता क्या होता है, जैसे कि लोग स्टार्टिंग में जोश जोश से बोल देते कि हाँ हमें जाना है, हमें वॉर करना है, हमें अपने देश के लिए मर पिटना है, लेकिन जैसे ही लोग जाना शुरू करते हैं, फर्स्ट डे उनके अंदर बहुत मोटिवेशन होती है कि हमें अपने देश के लिए मर मिटना है। सेकेंड डे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन, थर्ड डे थोड़ा डाउन। तो वहाँ के जो लीडर्स होते थे ना बच्चों, तो वो इन लोगों को मोटिवेट रखने के लिए सॉन्ग गाते थे देशभक्ति का, जिससे लोग मोटिवेट रहे और एंड तक अपनी लड़ाई अच्छे से करें। उसी समय नेशनल असेंबली के लोगों ने भी सॉन्ग बनाया मार्सेल्स। ये सॉन्ग लोगों को मोटिवेट करने के लिए था। आज का ये सॉन्ग फ्रांस का क्या बन चुका है, नेशनल एंथम बन चुका है। इंडिया में भी गाया गया था, आपको पता है। इसको किसने कंपोज किया था? रॉगेट दे ला इसले ने। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर फ्रॉम मार्सेल एज मार्च इनटू पेरिस। जब वो पेरिस की तरफ जा रहे थे तब इसको पहली बार गाया गया था, ठीक है। मार्सेल इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, पॉइंट टू बी नोटेड। अब वो फ्रांस का आज के टाइम पे क्या बन गया, नेशनल एंथम। चलो अब हम इस पैराग्राफ को अच्छे से समझते हैं, होप सो क्लियर होगा। यस बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमी डिफिकल्ट। इस वॉर से काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ। जहाँ पे मेंस लोग वॉर के चक्कर में चले जाते थे, वहाँ पर बेचारे उनकी जो वुमेन्स होती थी वो अपने घर को चलाने के लिए, घर के छोटे मोटे काम करने के लिए बच्चों को संभालती थी। अब खुद सोचो, मेंस लोग चले गए वॉर के लिए, लेकिन पीछे जो छूट गई उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, तो वो जो वुमेन्स होती थी वो छोटा मोटा काम करके अपना घर बार चलाती थी, ठीक है। लास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society। हाँ जी, इस वॉर में बहुत नुकसान भी हुए, लेकिन लास्ट में ये जो वॉर था थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ इस वॉर में, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी किया। और बताया जा रहा है इसमें कि उस समय पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए गए थे, जैसे असेंबली बनी थी उस तरीके से क्लब भी बने थे बेटा। और सबसे फेमस क्लब इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है जैकोबिन क्लब, जो एक कॉन्वेंट ऑफ एसटी जैकोब इन पेरिस उनके नाम से लिया गया था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, वुमेन्स भी चाहते थे कि वो इस क्लब में ज्वाइन करें, तो वुमेन्स ने भी अपने अपने क्लब्स बना रखे होते थे। अब जैकोबिन क्लब क्या होता है, लेट्स से पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड बच्चों, जैकोबिन क्लब, अब सुनो।
क्लब्स क्यों बनते थे? आपने नोटिस किया होगा लोग आधी रात में चोरी छिपे मिलकर डिस्कशन करते थे कि इस प्लान को कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, इसलिए क्लब बनाए जाते थे। इस क्लब का मेंबर बनने के लिए आपको इस क्लब के मेंबर बनने के लिए कौन कौन थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, मतलब नॉर्मल लोग जो हम गरीब भी है वो सारे लोग बन सकते थे। डेली वेज वर्कर्स हैं, ओनली मेन, इस क्लब में मेनली मेंस ही थे, ठीक है। यस, इस क्लब देयर लीडर, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नया कैरेक्टर आया बच्चों, पॉइंट मार्क कर लेना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग, इनका ड्रेस कोड होता था, ठीक है। ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे, यहाँ देखो बच्चों, और वुमेंस जो थी वो इस तरीके से वुमेंस, हाँ, वुमेंस का ड्रेस इस तरीके से था। स्पेशली नॉबल्स हु वर नी ब्रीचेस इट, हाँ, दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नॉबल्स। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों कि उनके अपने ड्रेस कोड्स थे, वुमेंस के अलग थे और मेंस के अलग थे। और इस जैकोबिन क्लब का मेन लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर फील्ड बाय द वेरियर ऑफ नी ब्रीचेस। दे जैकोबिन क्लब के लोगों को क्या बोलते थे? जैकोबिन्स कहते थे, ठीक है। सैंस क्लूटस लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। यस, इनको दोज विदाउट नी, इनके जो कपड़े होते थे वो नी तक होते थे, नी से नी यहाँ तक थे इनके कपड़े, तो उनको बोला जाता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि क्लब जैकोबिन नाम का क्लब था, उसमें जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नाम का लीडर था, उनके अपने ड्रेस कोड्स होते थे, उनके कपड़े नी तक, नी से थोड़ा आगे की तरफ कपड़े उनके होते थे, ट्राउज़र टाइप में। अब हुआ क्या, 1792 में गर्मियों में जैकोबिन्स प्लान एंड इन सेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई। इन्होंने प्लान किया कि इस बार हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि हुआ क्या, खाने को कम था, खाने के लिए चीज़ें कम थी और उसका रेट क्या था, हाई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की सुबह उन्होंने पैलेस ऑफ द टुलरेस मैस्करेड द किंग गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। यह बच्चों वो दिन आ ही गया जब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें लड़ना है लुई 16 के खिलाफ, वॉर छिड़ ही गया। हुआ क्या, बहुत टाइम से चीज़ें कम है और उसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। प्राइस कब बढ़ता है, जब सामान की डिमांड क्या है, ज़्यादा है और सामान का शॉर्टेज है। इन्होंने जैकोबिन्स ने प्लान किया, याद रखें जैकोबिन्स ने 1792 में कि अब हमें किंग के खिलाफ वॉर छेड़नी ही पड़ेगी। हुआ 10 अगस्त की बात है, पैलेस ऑफ टुलरेस, किंग के पैलेस पर हमला कर दिया। लोग जैकोबिन्स अंदर घुस के किंग को कई घंटों तक हॉस्टेज बना के रखा, ठीक है। हॉस्टेज इसलिए बना के रखा कि किंग के लोग आकर हम पे हमला ना करें, अगर किंग के लोग आकर हम पे हमला करेंगे तो हम किंग को मार देंगे। उसी को तो हॉस्टेज कहते हैं, अपनी बचाव में किसी को कैद में रखना ताकि सामने वाला भी आपको ना मार सके। लेटर हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। फिर क्या हुआ, उन्होंने उनकी रॉयल फैमिली को भी जेल में डाल दिया। इलेक्शंस हुए फ्रॉम नाउ ऑन, उसके बाद इलेक्शंस हुए, 21 साल के लोग भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। सबको, चाहे वेल्थ हो या ना हो, सबको लोगों को वोट देने का राइट मिल गया। अब न्यूली इलेक्टेड असेंबली को क्या नाम दिया गया,
कॉन्वेंशन 21 सितंबर 1792 को मोनार्की ख़त्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, रिपब्लिक जानते हैं मतलब कि जनता का राज है। वहाँ पे कोई मोनार्की सिस्टम नहीं रहा। लेकिन क्या लुई 16 के साथ हुआ क्या फाइनली? क्वेश्चन दिमाग में आया ना? कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैम लुई 16 को लगता गोलियों से छन्नी कर दिया। देखते हैं ना क्या हुआ। हमने बीच में ही छोड़ दिया कि लुई 16 को हॉस्टेज बना के रखा और उसकी फैमिली को भी जेल में डाला, लेकिन हुआ क्या अब बताया जाएगा। लुई 16 को डेथ की सज़ा सुनाई गई कोर्ट के द्वारा। ट्रेजन का मीनिंग बताओ? अरे ये तो रहा देशद्रोही, बैटल ऑफ वंस कंट्री, देशद्रोही। ठीक है, देशद्रोही बोलकर उसको डेथ की सज़ा दे दी। 21 जनवरी 1793 को लोगों के सामने पैलेस द कॉन्कर्ड, मतलब द क्वीन वॉज एक मिनट ऑन 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस द कॉन्कर्ड। द क्वीन मारिया एंटोनी मेट विद द सेम फैट शॉर्टली आफ्टर। किंग को गुलेटाइन पर लटाकर उसको भी पब्लिक के सामने मार दिया। फिर उसके बाद उसकी वाइफ को भी कुछ टाइम बाद उसी तरीके से मार दिया गया। तो यहाँ पे लुई 16 का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय, आज वो किंग 21 जनवरी को 1793 को मर चुका है। तो यहाँ पे किंग लुई 16 की चैप्टर हो गया ख़त्म। लुई 16, लेकिन अब क्वेश्चन मैं ये बना के छोड़ रही हूँ कि आप लोग मुझे बताओगे कि लुई 16 के बाद नेक्स्ट किंग कौन बना? अभी भी चैप्टर पूरा नहीं, अभी भी चैप्टर आधा ही है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि अब लुई 16 के बाद किसको फ्रांस का गवर्नमेंट बनाया गया, किंग बनाया गया। होप सो बच्चों आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छे से क्लियर होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ना, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग के जुलाई चल रहा है, आप लोगों के यूटीज आने वाले, समर वेकेशन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। अब अपने यूटी पे फोकस रखो। कई बच्चों के तो यूटी शुरू भी हो चुके हैं जुलाई बिगनिंग से, कुछ बच्चों के यूटी जुलाई 15 से हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ इशू हो तो मुझे मैसेज कर देना, आई हेल्प यू। बाय, सी यू।